सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स है ना, ऑब्जेक्ट्स के साथ शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये काफी ज्यादा। सो उसके बाद कॉल स्टैक में आएंगे। सो ऑब्जेक्ट्स है ना, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में भी इसका नाम चेंज करते हैं। दैट इज कौन सी फाइल हम लिंक करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट नाम की कोई फाइल है, उसको लिंक करना चाहते हैं। ऑलराइट। सो अब क्या होता है यहाँ पे बच्चों कि आप लोग ना ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हो, तो यू सिंपली राइट। सबसे पहले तो अपने ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो आप लिखते हो। तो सपोज आपके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे है ना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ही इजी होता है। तो सबसे पहले आप लोग लगाते हो ये करली ब्रेसेस। ठीक है, और करली ब्रेसेस में आप की वैल्यू पेयर मेंशन करते हो। सो सपोज की है हमारी नेम, और वैल्यू से जो एसोसिएटेड है वो है सपोज पूजा, है ना। इसी तरीके से सपोज रोल नंबर हमारा की है, और कोलन लगा के, एंड अगर नंबर है तो आप लोग डायरेक्टली नंबर को विदाउट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लिख सकते हो। और अगर स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली आप लोगों को डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, राइट। अब अगर आपका मार्क्स नाम का एक की है, और सपोज उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको स्टोर कराने हैं, तो आप एरे भी यूज कर सकते हो एज अ वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो 50 में से उसको कितने कितने मार्क्स मिले हैं। तो सपोज सब्जेक्ट 1 में 34 मार्क्स मिले हैं, सब्जेक्ट 2 में 45 मार्क्स मिले हैं, देन 43 मार्क्स मिले हैं, देन 42 मार्क्स मिले हैं, और सब्जेक्ट नंबर 5 में उसे 12 मार्क्स मिले हैं। तो दीज आर द मार्क्स दैट शी हैज गॉट, है ना। एंड देन आफ्टरवर्ड्स सपोज एक और कुछ ले लेते हैं। सो फोन नंबर ले लेते हैं। सो फोन नंबर को स्ट्रिंग में डाल देते हैं, दैट 10 डिजिट्स होनी चाहिए वगैरह वगैरह, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, है ना। सो इस ऑब्जेक्ट को अगर आप डिस्प्ले कराते हो, तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज इसके साथ भी आते हैं। सो लेट अस रन दिस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ताकि हमारी जो फाइल है वो सबसे पहले ब्राउजर के अंदर रन होने लग जाए, एंड उसके बाद हम लोग इसको चेक करते हैं। सो कंट्रोल शिफ्ट जे, और यहाँ पे आपका कंसोल खुल जाता है कंट्रोल शिफ्ट जे से, राइट। एंड दैट्स इट। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हाउ विल इट लुक, है ना। तो हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ दिस ऑब्जेक्ट इज प्रिंटेड। अगर आप इसे ओपन करते हो, तो ये तो उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज हैं, मतलब जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने डायरेक्टली डाली है वो सारी प्रॉपर्टीज हैं। मार्क्स, नेम, फोन, रोल नंबर, और उसको और भी काफी सारी फंक्शनैलिटीज और प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जो उसको मिलती हैं ऑब्जेक्ट क्लास से। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन से आप बोल सकते हो कि उसको कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज भी मिलती हैं, जो डायरेक्टली उसके पास आ जाती हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है। अगर आपको अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंसेस का। ठीक है, किसका रेफरेंस का मतलब होता है कि ये जो ओबीजे है ना, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट जब भी आप लोग बनाते हो, तो इसको जगह मिलती है हीप के अंदर। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज दैट जावा स्क्रिप्ट यूजेस। एक है स्टैक और एक है हीप। तो जो स्टैक होता है ना, उसके अंदर आपके जितने भी प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं, मतलब जितने भी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, उनको जो जगह मिलती है, उनको जगह मिलती है स्टैक के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज नंबर टाइप का डेटा स्टोर करा रहे हो, दैट इज 1 2 3 4 12.5 12.6, है ना। ये सब जो आपके नंबर्स टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है, उसको डायरेक्टली स्टैक के अंदर जगह मिलती है। इसी तरीके से स्ट्रिंग है, स्टैक के अंदर जगह मिलेगी। ठीक है, बूलियन है, ये भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो स्टैक के अंदर जगह मिलेगी, राइट। देन यू यू हैव सिंबल ऑल्सो, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना। अनडिफाइंड भी प्रिमिटिव होता है, तो इसको भी स्टैक के अंदर जगह मिलती है। देन बिग इंट, है ना। ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं, इनको ये प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप्स होते हैं। तो दैट्स व्हाई दे गेट स्पेस इन स्टैक मेमोरी। ठीक है, 2 टाइप की मेमोरी होती है जिसके अंदर जावा स्क्रिप्ट अपने वेरिएबल्स को स्टोर कराता है। एक होती है स्टैक मेमोरी और एक होती है हीप मेमोरी, राइट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को स्पेस मिलती है हीप के अंदर, राइट। और उसका जो एड्रेस होता है या जो उसका रेफरेंस होता है, वो रिटर्न में मिल जाता है हमें अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इसका मतलब है जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि स्टैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ओबीजे रहेगा।
अब इस ओबीजे का काम है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जहां पे भी स्पेस मिलेगी उसका कुछ तो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, तो उस स्टार्टिंग एड्रेस को लाके ये बस ओबीजे को दे देगा कि दिस इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ओबीजे, राइट। मतलब हम अपने स्टैक के अंदर सब कुछ, अपना जो मेन प्रोग्राम होता है ना वो हम अपने स्टैक के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए बस इतना समझना है कि हम अपने जितने भी प्रिमिटिव वैल्यूज होते हैं उनको कहाँ पर रखते हैं, स्टैक के अंदर रखते हैं, और ऑब्जेक्ट को रखते हैं हीप के अंदर। तो वो अलग मेमोरी है और ये अलग मेमोरी है, राइट। एंड देन जो ये ओबीजे है, तो दिस इज अ नॉर्मल वेरिएबल। इसका काम होता है कि ये रेफरेंसेस स्टोर कराता है, एड्रेस स्टोर कराता है। तो किसका एड्रेस स्टोर कराता है? तो ये बोलता है कि हीप में जो अभी अभी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो किसी ना किसी एड्रेस पर स्टोर्ड है, उस एड्रेस को आप मुझे बस लाके दे दो, ताकि जब भी आपको किसी प्रॉपर्टी को कॉल करना हो, दैट इज अगर आप बोलोगे कि कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट नेम, राइट। तो अगर किसी प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करना चाहोगे तो आई विल हेल्प यू इन दैट। तो पूरा ऑब्जेक्ट आपको स्टैक में स्टोर कराने की जरूरत नहीं है, उसे हीप में स्टोर कराओ, बस उसका रेफरेंस मुझे दे दो, ताकि अगर आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना पड़े तो आई विल हेल्प यू इन दैट। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेफरेंस स्टोर करा रहा है? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कुछ ऐसा लिखती हूँ, तो देखो इस अब समझना डिफरेंस क्या होता है इससे। सपोज मेरे पास एक प्रिमिटिव वैल्यू है, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं लेट नम इज इक्वल्स टू 80, राइट। और उसके बाद मैंने एक और प्रिमिटिव वैल्यू ली जिसका नाम है सपोज num2, और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी num की, ठीक है। तो जो आप लोगों के प्रिमिटिव वैल्यूज होते हैं वो डायरेक्टली वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, वो कोई रेफरेंस स्टोर नहीं कराते। इसका मतलब है num जो है वो डायरेक्टली 80 को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो इसका सो num भी num भी 80 को स्टोर करा रहा है, और num2 भी अब आपने किस इसके अंदर भी क्या वैल्यू डाल दिया, 80 वैल्यू डाल दिया, राइट। नाउ द थिंग इज कि अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे num2 की वैल्यू को, तो num2 चेंज हो जाएगा। दैट इज अब आपने बोल दिया num2 इज इक्वल्स टू सपोज 20, राइट। सो नाउ यू हैव चेंज्ड num2, और अब आप कंसोल पे प्रिंट कराने की कोशिश करोगे कि num के अंदर क्या है, और कंस यहाँ पे तो कॉमा भी लग जाएगा, और num2 के अंदर क्या है। तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमें वैल्यूज मिलेंगी 80 एंड 20। अब अगर दोनों रेफरेंसेस की तरीके से स्टोर होते, दैट इज एक ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर कराते हैं, तब ऐसा नहीं होता है। तब कैसा होता है? तो सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है दैट इज स्टोरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना, और हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया विच इज ऑब्जेक्ट 2, और हमने बोल दिया कि आप ऑब्जेक्ट के अंदर जो एड्रेस है उसी को स्टोर करा लो। तो इनडायरेक्टली अब आप लोग क्योंकि डायरेक्टली वैल्यूज को स्टोर नहीं करा रहे हो, तो अब आप दोनों जो पॉइंटर्स हैं, जो दोनों रेफरेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट 2 का रेफरेंस और ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस, दोनों इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू कोई चेंज करोगे, दैट इज नाउ इफ यू से कि ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम इज इक्वल्स टू टीना, राइट। और अब आप बोलोगे कि भाई देखते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर क्या नाम है और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर क्या नाम है। तो हमने कंसोल पर प्रिंट कराया कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट नेम, लेट अस सी कि इसके अंदर क्या है, और ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम। बट क्योंकि ये दोनों रेफरेंसेस से स्टोर हो रहे थे, दैट इज ऑब्जेक्ट तो सिर्फ एक ही क्रिएट हुआ था, उसका एड्रेस ऑब्जेक्ट के पास भी था और ऑब्जेक्ट 2 के पास भी था। तो इसीलिए जब आपने ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू इस टीना को चेंज किया तो वो दोनों जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि इसको हम बोल देते हैं कि सपोज हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम है पायल, ठीक है, और एक का नाम है वेंकटेश, ठीक है। ये दो बच्चे हैं, राइट। पहले हमने बोला कि हमने पायल को सपोज हमने एक ग्लास जूस दिया, सपोज ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, हमने उसे मैंगो शेक दे दिया, ठीक है। अब पायल के पास मैंगो शेक है, राइट, और हमने वेंकटेश को बोला कि जो चीज पायल के पास है वेंकटेश तुमको भी वही चीज हम देंगे। तो हमने वेंकटेश को भी मैंगो शेक दे दिया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों को मैंने मैंगो शेक दिया है, पर मैंने ये तो नहीं बोला कि दोनों को मैं एक ही चीज, एक ही सेम ग्लास दे रही हूँ। मैं दोनों को अलग अलग ग्लासेस में मैंगो शेक दे रही हूँ। तो अगर वेंकटेश उस ग्लास में से सिप मारता है, तो सिर्फ उसका जो मतलब जो ग्लास में से कम होगा मैंगो शेक, वो सिर्फ वेंकटेश के ग्लास में से कम होगा, इजंट इट?
है ना। मतलब अगर वेंकटेश अपने ग्लास में से पीता है तो सिर्फ उसके ग्लास में वो रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि वेंकटेश अपने ग्लास में पिएगा और पायल के ग्लास में रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट। लेकिन यस अगर मैम। अब अब दूसरा केस क्या है। अब दूसरा केस ये है कि सपोज पायल है, राइट, और उसके पास मैंगो शेक है फिर से। चलो इस बार मैंगो शेक नहीं रखते, इस बार एक कॉपी रख लेते हैं, ठीक है। इस बार पायल के पास एक कॉपी है, नोटबुक है ना। कॉपी का मतलब क्या है, नोटबुक, राइट। अब पायल की मम्मी उसे सपोज घर में क्या बुलाती है, पायल, निशा, ठीक है। अब ये जो पायल के पास नोटबुक है, निशा के पास भी तो सेम ही नोटबुक है ना, बस आपने नाम ही तो दो रखे हैं। अब उसकी मम्मी उसे सपोज निशा बुलाती है, उसके पापा उसे पायल बुलाते हैं, ठीक है। अब सपोज पायल के पापा ने बोला कि पायल जो नोटबुक है उसके अंदर कुछ मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दो, ठीक है। उसकी मम्मी ने बोला कि नोटबुक दिखाओ, तो क्या इस नोटबुक में वो रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा। होगा मैम। होगा। काम करने के लिए किसी और ने दिया था और काम देख कोई और रहे, तो ऑब्वियसली नोटबुक तो सेम ही है ना, तो रिफ्लेक्ट होगा, भले ही नाम डिफरेंट रखे हुए हैं आप लोगों ने, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर लर्निंग हियर। तो जब हमने ये नम वन और नम टू बनाया था, वहां पे ये वाला केस था कि दोनों के पास अलग अलग वैल्यू आ गई थी, पर वैल्यूज एक जैसी दिखती थी। अब अगर वेंकटेश कल को बोलेगा कि भाई मेरे को नहीं पीना मैंगो शेक, मैं तो सपोज बीट रूट का जूस पीऊंगा, तो उसका ये मैंगो शेक गायब हो जाएगा, है ना। अब उसके पास बीट रूट का जूस होगा, पर उससे पायल के जो ग्लास, हाथ में ग्लास है, उस पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसके पास अलग ग्लास है, उसके पास अलग ग्लास है, वेयर एज अब यहाँ पे जब आपने सेम चीज को मतलब सेम नोटबुक को आप एक बार पायल के नाम से उसके अंदर लिखवा रहे हो, एक बार निशा के नाम से उसमें लिखवा रहे हो, पर नाम तो ये एक ही इंडिविजुअल का है। तो दैट्स वाई जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इसी नोटबुक के अंदर हो रहे हैं। तो आप किसी भी नाम से इसको बुला लो, लेकिन आपको ये चेंजेस इस नोटबुक में दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये आपकी नोटबुक है, और ये एक बार आपने पायल के नाम से उसे बुला दिया है और एक बार आपने उसे निशा के नाम से बुला दिया है, और फिर निशा ने जाके उसमें चेंजेस कर दिए हैं। निशा बोल रही है कि इसके नेम में टीना लिख कर आ जाओ, तो पायल कोई और थोड़ी है, वो बस एक अलग दूसरे तरीके से उसे रेफर किया जा रहा है, पर है तो दोनों सेम ना। इज इट सो। नेक्स्ट थिंग इज, अब एक पॉइंट आया कि ये तो आप लोगों ने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सपोज, तो ये तो सिर्फ एक कॉपी क्रिएट हुई, है ना। ये अभी अभी आप ही लोगों का डाउट था, क्या डाउट है कि सपोज हम इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर भी लें तो ये तो एक ही कॉपी क्रिएट हो पा रही है, क्योंकि आप रेफरेंस मतलब अगर दूसरे ऑब्जेक्ट में उसे स्टोर भी कराते हो तो वो बोलता है कि ये तो सेम रेफरेंस है ना। मतलब मैं तो सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा हूँ, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होंगे फिर। तो उसके लिए हमारे पास आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, ठीक है। तो दिस इज योर सिंगलटन ऑब्जेक्ट, है ना। जब भी आपको सिर्फ एक ही कॉपी किसी टाइप के ऑब्जेक्ट की क्रिएट करनी हो तब आप ऐसा कुछ कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपको एक जैसी बहुत सारी कॉपीज क्रिएट करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप कार टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ एक कार का ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, उसके तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो ऐसे टाइम पे आप बनाते हो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले आप लिखते हो फंक्शन, और उसके बाद उसका जो भी नाम है, तो सपोज पर्सन टाइप का ये हमारा फंक्शन है, तो एकदम सेम होता है जैसे नॉर्मल फंक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे लिख देते हो कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, एंड विद इन दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, एक सेकेंड, कंस्ट्रक्टर की भी जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दैट दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, और नेम सपोज आपने इस पर्सन के अंदर एज पैरामीटर भेज रखा है, ठीक है। उसके बाद दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज, और ये एज सपोज आपने इस पर्सन के अंदर एज पैरामीटर भेज रखी है। उसके बाद आ जाता है सपोज दिस डॉट मार्क्स, और मार्क्स भी आप लोगों ने इसके अंदर एज पैरामीटर सेंड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए तीन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब हर एक जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं उसको डिफाइन करने, उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए उसके एट्रीब्यूट्स, और एक होते हैं उसके फंक्शंस कि ये पर्सन काम क्या क्या कर सकता है। तो आप लोग फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हो, तो फॉर एग्जाम्पल दिस फंक्शन कैन रीड, है ना, मतलब ये रीड कर सकता है ये पर्सन। तो यहाँ पे लिख दो कि रीड कैसे करता है रीड, तो कंसोल डॉट लॉग, अभी हम सिंपल डेफिनेशन डाल रहे हैं दैट दिस
पर्सन कैन रीड, है ना। इसी तरीके से और भी कई सारी फंक्शनैलिटी हो सकती है। सो यहाँ पर हम बोल देते हैं दैट दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस दैट वी हैव क्रिएटेड, राइट। अब अगर मैं इस पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो आई सिंपली से कि लेट obj1 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से आप पर्सन को कॉल करते हो। और अगर आप सपोज इसके अंदर कुछ पास नहीं करोगे तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू चली जाती है हर एक आपका जो वेरिएबल होता है उसके अंदर, तो इसीलिए कुछ वैल्यू पास करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि द फर्स्ट पर्सन का जो नाम है वो रीना है, और उसकी जो एज है वो 34 है, और उसके मार्क्स सपोज 564 है। अब आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे आप दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। So obj2 is equals to new and then person। अब इस person के भी आप डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास कर दो, जैसे कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सपोज शालू, एंड देन what is the age of this person, so 56, and how much marks has she got, so 123। So this is how you have created two objects which are similar in uh, व्यू, मतलब देखने में वो एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, राइट। अब अगर आप इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हो तो ऑब्जेक्ट 1 कॉमा ऑब्जेक्ट 2, एंड यहाँ पे हम इसे प्रिंट कराते हैं, तो जो फर्स्ट पर्सन है इस बार वो बता भी रहा है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, तो वो पर्सन टाइप का है। और उसके बाद आप उसकी वैल्यूज देख सकते हो कि एज इज 34, मार्क्स 564 है, और नाम रीना है। एंड इन द सेम वे जो आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसके मार्क्स 123 है और नाम शालू है। तो दीज आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर आप इसमें अब ऑब्जेक्ट 2 का कुछ चेंजेस करोगे तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे ऑब्वियसली। सो आपने बोला ऑब्जेक्ट 2 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू, सपोज गलती से कुछ गलत लिख दिया, सो 890। तो अब यू कैन सी दैट इन द सेकेंड ऑब्जेक्ट द मार्क्स आर 890 मार्क्स। इज इट क्लियर कि किस तरीके से हम यस मैम। मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेम टाइप के यस क्रिएट कर मैम। सकते हैं? क्लियर है ना। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये दिस क्या है, क्योंकि अभी तक हमें ये तो समझ में आया नहीं कि दिस क्या है, राइट। सो एक्चुअली में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इस obj1 के अंदर क्या आके स्टोर होता है? obj1 हो या obj2 हो, इनके अंदर आके स्टोर क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट को कहाँ स्पेस मिलती है? हीप के अंदर। उसका जो एड्रेस होता है वो किसके पास आता है वापस लौट के? मतलब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना, जैसे हीप के अंदर स्पेस मिल गई, अब इसका एक एड्रेस आएगा, वो किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा? obj1 के अंदर। यस मैं obj1 के अंदर। ठीक है, फिर से एक और नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ये किसी और एड्रेस पे बनेगा, इसका एड्रेस कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा? हो गया। हाँ ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट तो 2 के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इनके अंदर क्या स्टोर्ड है इस टाइम, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर क्या स्टोर्ड है? रेफरेंस, दैट इज काइंड ऑफ योर एड्रेस, है ना। अब ये जो एड्रेस होते हैं ना, तो जब भी आप सपोज कॉल करते हो किसी भी फंक्शन को, या फिर आप कॉल कर रहे हो इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, ठीक है, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो जब भी आप इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते हो तो होता ये है कि हर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास एक दिस नाम का रेफरेंस होता है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि आप जब भी ये जो न्यू कीवर्ड है ना, सिर्फ इस न्यू कीवर्ड से कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो कॉल हो रहा है ना, एक फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? मैम पर्सन। पर्सन फंक्शन कॉल हो रहा है। इसके अंदर दिस लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? कैसे पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है या नहीं? अगर इसके अंदर दिस आ रहा है इट मींस दिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्लियर कंस्ट्रक्टर। है ये पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो अब हर एक जो आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है उसके पास एक वेरिएबल होता है, रेफरेंस टाइप वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है दिस। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट इस पर्सन को कॉल करेगा, या फिर जो भी ऑब्जेक्ट इसके फंक्शंस को कॉल करेगा, राइट, क्योंकि इसके अंदर फंक्शंस भी हो सकते हैं। सो जो भी ऑब्जेक्ट इस पर्सन को कॉल करेगा या फंक्शंस को कॉल करेगा उसका रेफरेंस इस दिस के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज अगर obj1 जो है वो एड्रेस नंबर 1234 पे है, तो जब वो पर्सन कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा होगा तो इस टाइम इस दिस के अंदर क्या चला गया होगा? तो अब हम ये बोल रहे हैं कि देखो जैसे आप लोग अभी
सपोज ऑब्जेक्ट 1 को मानते हैं, ठीक है, इसे ऊपर लेकर जाते हैं यहाँ पर, और सपोज ऑब्जेक्ट 1 है, तो यहाँ पर अगर मुझे ऑब्जेक्ट 1 की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, सपोज आई वांट टू से कि जो इसकी एज है वो 34 नहीं है, रादर इसकी एज 12 है, मतलब अगर आपको इस एज को चेंज करना है तो आप किसके थ्रू कर पा रहे हो, इसके रेफरेंस के थ्रू, राइट। तो रेफरेंसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, यू कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू इट्स रेफरेंस, राइट। नाउ अगेन, जब आप लोग किसी कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को यूज करते हो, तो सपोज आप बोल रहे हो ऑब्जेक्ट डॉट रीड, ठीक है, तो आपने ये फंक्शन कॉल कर लिया, ये फंक्शन भी था इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, और इसमें सपोज लिखा हुआ है कि आप हमें कुछ तो डेटा देने वाले हो, ठीक है, और उस डेटा को या फिर कुछ एज देने वाले हो, ऐसा मान लेते हैं कि आप हमें कुछ एज देने वाले हो। कौन एज देने वाला है? जो भी यूजर होगा, जो भी इसे कॉल करेगा। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट एज, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस डॉट एज प्लस ये जो ऊपर एज आ रहा है इसको प्लस कर दिया करेंगे। अब होता ये है कि जब आप रीड फंक्शन को कॉल करोगे, आप बोलोगे कि मैंने 34 पास कर दिया, ठीक है। अब ये बोलता है कि अच्छा, किस ऑब्जेक्ट ने पास किया, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसे कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर अपडेट करना है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट 1 जब इस रीड फंक्शन को कॉल करता है तो इसका एड्रेस होता है कुछ ना कुछ जो इसके अंदर स्टोर्ड है। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 का जो एक्चुअल में एड्रेस स्टोर्ड है, अभी के लिए बस डमी एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वो है 1234, ठीक है, 12354। तो जब ये रीड फंक्शन को कॉल करेगा ना, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास एक दिस नाम का रेफरेंस होता है। अब ये दिस भी एक रेफरेंस है, स्पेशल टाइप ऑफ रेफरेंस है ना, ये कंस्ट्रक्टर के पास खुद होता है। तो इसके अंदर उस पर्टिकुलर रेफरेंस का एड्रेस चला जाता है जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा होता है, इसकी किसी प्रॉपर्टी को या फंक्शन को कॉल कर रहा होता है। तो इसके पास अभी आ चुका है 12354। तो ऐसे इसको ये पता चलता है कि ये वाला जो फंक्शन रीड कॉल करना है, ये किसके लिए कॉल करना है। तो इसे पता चलता है कि दिस डॉट एज, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, जो भी जिसका भी एड्रेस हमारे पास आया है, उसकी एज के अंदर क्या प्लस कर देना है, ये जो आर्ग्यूमेंट हमने सेंड किया दैट इज 34। तो अब क्या होगा कि जो पहले से 34 है, या फिर हमें यहाँ से 4 सेंड कर दिया, तो इस एज के अंदर तो चला गया है 4, और दिस डॉट एज मतलब जो ऑब्जेक्ट की एज है, मतलब दैट इज 34, उसके अंदर हम जाके इसको ऐड कर देते हैं, एंड दिस एज इज देन अपडेटेड इनटू द ऑब्जेक्ट एज वेल। तो अब अगर आप इसे प्रिंट कराओगे कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट 1 डॉट एज, तो आप लोग देखोगे रीड इज नॉट अ फंक्शन। ऑलराइट, तो यहाँ से हम बोलते हैं दैट दिस डॉट रीड इज इक्वल्स टू एज, और यहाँ पे एक बस एरो फंक्शन लिख रहेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसको समझ में आएगा दैट दिस रीड फंक्शन इज व्हाट वी आर कॉलिंग। तो यहाँ पर अगर आप नाउ इफ यू चेक, तो आपको पता चलेगा दैट एज इज नाउ 16। यस मैम, वो ऑब्जेक्ट 1 डॉट एज पहले हमने चेंज कर दिया था ना 12। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे 12 भी हो गया था, तो 12 प्लस 4 इज 16, है ना। 16। सो इसीलिए हमारी ये एज जो है वो 16 हो गई है। तो अब आप लोगों को जो यहाँ पे मेन चीज समझनी थी वो थी दिस। तो ये दिस समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर की किसी भी चीज को कॉल कर रहा होगा, उसी का एड्रेस इस टाइम दिस के पास होगा। क्लियर है ये पॉइंट ओके। ना। अगर यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट 2 भी हुआ, क्योंकि कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं पर्सन टाइप के, तो ऑब्जेक्ट 2 के पास दूसरा रेफरेंस होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने फिर से पर्सन के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इस बार हमने बोला पूजा इज द नेम, और एज है सपोज 20, और मार्क्स है सपोज 456, मार्क्स है सपोज 456। अब अभी पहले तो आप लोग ऑब्जेक्ट 1 डॉट रीड कर रहे थे, और उसके बाद आपने सपोज बोल दिया ऑब्जेक्ट 2 डॉट रीड। तो इस बार जब आप रीड फंक्शन कर रहे हो, इस बार आपने 5 पास कर दिया। तो इस बार जो दिस है, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्टर है उसके पास तो दिस है ही, इस बार जो दिस है उसके अंदर एड्रेस जाएगा ऑब्जेक्ट 2 का। तो अब जब आप लोग बोलोगे दिस डॉट एज, तो ऑब्जेक्ट 2 की जो एज होगी उसके अंदर ये नई एज जाके दैट इज 5 जो है वो जाके प्लस हो जाएगा। तो अगर अब आप इसको प्रिंट कराते हो ऑब्जेक्ट 2 को, तो यू कैन सी द चेंजेस इन दैट एज वेल। तो यहाँ पे अब 25 आ गया। इज इट क्लियर कि हम दिस यस मैम। दिस एक्चुअली में कैसे काम करता है? कोई भी लैंग्वेज हो यस मैम। दिस ऐसे ही काम करता है ना। हर एक
चाहे आप जावा पढ़ रहे हो, चाहे आप C++ पढ़ रहे हो, तो उनके पास जो क्लासेस होती हैं उनके पास भी एक दिस होता है। इसी तरीके से ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसके पास भी एक ही दिस है। और ये जो इकलौता दिस है, इसके अंदर किसका रेफरेंस जाता है? जो भी ऑब्जेक्ट उस टाइम उस फंक्शन को या उस प्रॉपर्टी को कॉल कर रहा होता है। आई होप दैट दिस इज मेकिंग सेंस, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कितने भी फंक्शंस और कितने भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, राइट? आप लोग मुझे पर्सन टाइप के ही 3 ऑब्जेक्ट्स बनाओगे और उसके बाद उन तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक एरे में स्टोर कराओगे। तो दिस टास्क यू हैव टू डू जस्ट नाउ, कि एक एरे बनाना है जिसमें आप 3 पर्सन टाइप के ऑब्जेक्ट्स स्टोर कराओगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। सो योर टास्क इज क्रिएट एन एरे in which you will store 3 objects of person type and then sort them on the basis of their current age। ठीक है, मतलब जो एरे है उसके अंदर 3 पर्सन होंगे। ठीक है, दिस इज पर्सन 1, दिस इज पर्सन 2। अब वो कैसे होगा वो आप लोग करके दिखाओगे। एंड दिस इज पर्सन 3। और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें एज वाइज ये लोग सॉर्टेड होंगे। जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो एज वाइज सॉर्टेड रिजल्ट होगा। क्वेश्चन क्लियर है? सो ये हमारा सपोज पर्सन वाला कंस्ट्रक्टर है ना? तो ऑब्वियसली इससे हम 3 ऑब्जेक्ट्स तो बना ही सकते हैं। तो हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए। पर्सन obj1 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, एंड इसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास कर दिए। सपोज रीना इज आवर फर्स्ट स्टूडेंट और उसकी एज है सपोज 12 इयर्स एंड उसके मार्क्स हैं 456। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं लेट। ऑलराइट, उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। सो लेट obj2 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, और इस पर्सन के अंदर हमने डाल दिया पूजा, एंड देन एज इज सपोज 34 और मार्क्स इसके हैं सपोज 545। और उसके बाद थर्ड ऑब्जेक्ट है obj3 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, और इस पर्सन के अंदर हमने डाल दिया सपोज अरुण, और एज इसकी कर देते हैं 34, नहीं 34 नहीं 15, और मार्क्स इसके कर देते हैं 675। तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब एक एरे हमने बनाया, हमने बोला था कि तीनों ऑब्जेक्ट्स को एक एरे में डालना है। तो obj1 कॉमा obj2 कॉमा obj3। ठीक है, obj3। अब अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहो ना, तो एक और चीज कर सकते हो कि आप लोग यहीं पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस वेरिएबल्स में ना रखना चाहो तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप लोग न्यू पर्सन यहाँ पे क्रिएट करो और यहीं पर उसको पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स पास कर दो उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली। दैट इज, सबसे पहला पैरामीटर होता है उसका नेम। तो नेम में हमने डाल दिया सपोज गीता, देन एज में हमने डाल दिया 45 और मार्क्स में डाल दिया सम 675। तो अब इस एरे के अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें इन ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एरेज के फंक्शन के टाइम पे एक सॉर्ट फंक्शन पढ़ा था जिसमें हमने कंपेयर फंक्शन बनाना सीखा था कि हम ऑब्जेक्ट 1 को, जो हमने 2 पैरामीटर्स पास किए होते हैं, उसमें से फर्स्ट पैरामीटर को हम लेफ्ट साइड में या राइट साइड में डालना चाहते हैं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोग वही यूज करेंगे। तो हम बोल रहे हैं एरे डॉट सॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉल बैक फंक्शन डाला। सो दिस इज आवर कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हो। और ये कॉल बैक फंक्शन आपका जो है ये 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। तो सपोज O1 एंड O2 दीज आर योर 2 पैरामीटर्स, और इसमें इस बार जो सॉर्टिंग है वो किस बेसिस पर होगी? एज के बेसिस पे। सो O1 डॉट एज अगर लेस है O2 डॉट एज से, तो आप O1 को कौन सी डायरेक्शन में डालना चाहोगे बच्चों? अगर O1 की एज O2 की एज से छोटी है तो आप O1 को कौन सी डायरेक्शन में डालोगे एरे में? O1 लेफ्ट। लेफ्ट साइड O2 में के डालेंगे। रिस्पेक्ट में। हाँ, O2 के रिस्पेक्ट में आप कहाँ डालोगे? लेफ्ट में। हमने बोला लेफ्ट था में। कि नंबर लाइन में जैसे
जो नेगेटिव इंडेक्स होती हैं वो लेफ्ट साइड में होती हैं और जो पॉजिटिव इंडेक्स होती हैं वो राइट साइड में होती हैं। तो हमने लास्ट क्लास में बोला था कि अगर आपको फर्स्ट जो आपका पैरामीटर है उसको अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है तो आपको यहाँ से क्या रिटर्न कराना पड़ेगा, कोई भी नेगेटिव वैल्यू। याद है सबको? यस मैम, है ना? नेगेटिव वैल्यू बताए थे। राइट, अगर हमें O1 को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है O2 के रिस्पेक्ट में तो हमें नेगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी। राइट, उसके बाद अगर हमें पता चलता है कि भाई O2 की जो एज है वो लेस है O1 की एज से, तो अब हम चाहते हैं कि O1 को हम किस डायरेक्शन में रखें। अगर O1 की एज बड़ी है तो O2 के रिस्पेक्ट में हम उसे कौन सी डायरेक्शन में रखें? मैम राइट में। राइट राइट में। तो में। यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, 1 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू। अदरवाइज हम क्या रिटर्न करा देते हैं, 0। है ना? 0 मतलब कि दोनों की प्रायोरिटी सेम है, दोनों इक्वल हैं, जो जहां पर है उसको उसी तरीके से रहने दो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब जब आपका एरे सॉर्ट हो गया है, अब अगर आप इसे प्रिंट कराते हो, सपोज कंसोल डॉट लॉग ओबीजे सॉरी ARR, तो यहाँ पर आप चेक करोगे दैट 4 पर्सन टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब मुझे पर्सन टाइप के ऑब्जेक्ट्स तो देखने नहीं है, मुझे देखना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द एरे इटसेल्फ हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेते हैं या फिर फॉर ईच लूप लगा लेते हैं। सो एरे डॉट फॉर ईच, और यहाँ पर हम बोलते हैं कि एक एक करके इस पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना शुरू करो जो एरे के अंदर है। सो कंसोल डॉट लॉग o डॉट नेम, ठीक है, एंड देन कॉमा o डॉट एज एंड कॉमा o डॉट मार्क्स। तो इस तरीके से हम सिंपली अब प्रिंट करा रहे हैं कि o ने एरे के अंदर किस सीक्वेंस में हमारे ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। सो लेट अस सी। सो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आया है, एज 12 वाला। ठीक है, उसके बाद 15 वाला, उसके बाद 34 एंड उसके बाद 45। तो अरेंज हो गए हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में। ऑलराइट, तो ये क्लियर है सबको। सॉर्ट फंक्शन हमने पिछली क्लास में कर ही रखा था, आज हम लोगों ने अपने यस मैम। ऑब्जेक्ट्स को भी सॉर्ट कर लिया है ना। ये आप लोग काफी टाइम यूज करोगे जब आप लोग मेन एप्लीकेशन में जाओगे, क्योंकि वहां पे आपको ऑब्जेक्ट्स के ही शक्ल में सारी चीजें मिल। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.